नमस्कार, एडवांस नर्सिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द हाइपरटेंशन। ओके, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, लेकिन इसके बारे में हमको पता रहना चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, हाइपरटेंशन। सो दोस्तों, आज यूजुअल हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है? दिस इज ए कंडीशन इन व्हिच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई। आर्टरी वॉल मीन्स हम लोगों का ब्लड वेसल्स है, इसके इनर लेयर में और इनर साइड में अगर ब्लड का प्रेशर या फोर्स ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। ठीक है, जैसे कि एक पाइप के द्वारा हम लोग अगर गार्डन में पानी देते हैं तो पाइप के ऊपर वाले हिस्से को या नोजल्स को, ऊपर वाले हिस्से को और नोजल्स को अगर हम ऐसे दबा के रखेंगे तो क्या होगा? पानी का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह आर्टरी के अंदर जो पासेज है, जो पाथवे है ब्लड का, वो अगर धीरे धीरे छोटा होने लगे या नैरो होने लगे तो ब्लड फ्लो का या ब्लड का जो फोर्स है ये आर्टरी के इनर लेयर में क्या करेगा? एक टेंशन क्रिएट करेगा। ओके, अगर टेंशन नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। और नॉर्मल लेवल से कम हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। क्लियर हो गया? सो डेफिनेशन भी वही बोलता है, दिस इज ए कंडीशन इन व्हिच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई। क्लियर? सो फॉर एन अडल्ट ए नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी बिलो 120 mm of Hg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 80 mm of Hg। ये बात आप सबको पता है कि हम जब कहीं पे काम करते हैं तो कोई भी पूछ लेता है हमको कि हमारा बीपी का नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? फटाक से बोल देते हैं कि 120/80 mm of Hg होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, जबकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको फंडामेंटल डाउट्स भी एकदम क्लियर होना चाहिए हमारा। ओके, यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिसको हमको समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्या क्या टर्म्स है? देखिए, यहाँ पे पहले तो आता है, हम देखें कि नॉर्मल जो बीपी है वो 120/80 mm of Hg, लेकिन उससे पहले एक टर्म आया सिस्टोलिक। सिस्टोलिक हम किसको बोलेंगे? सिस्टोलिक का मीनिंग क्या है? जब हमारा हार्ट बीट करता है, बीटिंग के दौरान आर्टरीज के अंदर ब्लड का जो प्रेशर रहता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। समझ में आ गया? और डायस्टोलिक प्रेशर किसको बोलते हैं? हार्ट जब रेस्ट ले रहा होता है। ओके, दैट मीन्स रेस्ट का मतलब क्या है? वो बंद हो जाता है क्या बीट करना? बंद नहीं होता भाई, जब वो रिलैक्सेशन स्टेज में होता है तब आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। क्लियर हो गया? तो ये जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक है, इसका मीनिंग समझ में आ गया ना आपको? सिस्टोलिक किसको बोलेंगे? जब हार्ट बीटिंग के दौरान, बीट के दौरान हमारा आर्टरीज के अंदर ब्लड का जो प्रेशर रहता है उसको बोला जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और हार्ट के रिलैक्सेशन टाइम के दौरान आर्टरी के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको बोला जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्रिएट हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे mm of Hg का मीनिंग क्या है। फटक से कोई ना कोई आप में से बोल देगा कि mm of Hg का मतलब है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्लियर? अच्छा, मेरा यहाँ पे सवाल है कि ये जो mm of Hg है, इसमें mm का फुल फॉर्म समझ में आता है मिलीमीटर, लेकिन Hg क्या है? Hg मर्क्यूरी का साइंटिफिक सिंबल है और केमिकल सिंबल है। ठीक है, तो मर्क्यूरी तो ऐसा है, ऐसे लिखा जाता है मर्क्यूरी। ठीक है, इसमें तो MER होना चाहिए था। Hg का फुल फॉर्म क्या है फिर? देखिए, Hg मर्क्यूरी को एक लाटिन वर्ड में क्या बोला जाता है? हाइड्रारगिरम। ओके, क्या बोला जाता है? हाइड्रारगिरम। क्लियर है? हाइड्रारगिरम का मतलब क्या है? इसमें हो जाता है ये लिक्विड सिल्वर। क्लियर है? लिक्विड सिल्वर। हाइड्रारगिरम एक लाटिन वर्ड है जो कि मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है, और हाइड्रारगिरम का मतलब क्या होता है? लिक्विड सिल्वर। लिक्विड सिल्वर क्यों बोला जाता है? देखिए, सिल्वर कलर का दिखता है मर्क्यूरी। क्लियर है? इसीलिए इसको बोला जाता है लिक्विड सिल्वर। तो हाइड्रारगिरम से इसका जो शॉर्ट फॉर्म है Hg, उसको रिप्रेजेंट करता है केमिकल सिंबल उसका क्या? Hg रिप्रेजेंट टू हाइड्रारगिरम।
ओके, Hg जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रार्गिरम को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो हाइड्रार्गिरम है ये एक लैटिन वर्ड है जो कि रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी को। समझ में आ गया? तो इसीलिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी को लिखते समय हम क्या लिखते हैं? 120/80 mm ऑफ Hg। दैट मीन्स 120 हो गया सिस्टोलिक, 80 हो गया डायस्टोलिक और mm ऑफ Hg हो गया मिलीमीटर ऑफ हाइड्रार्गिरम और मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्लियर है? नेक्स्ट, तो अगर 120/80 mm ऑफ Hg नॉर्मल है तो हम हाइपरटेंसिव स्टेज किसको बोलेंगे? जब ब्लड प्रेशर 140/90, दैट मीन्स जो सिस्टोलिक बीपी है वो 140 तक आएगा और जो डायस्टोलिक बीपी है वो 90 तक आएगा, तब जाके हम उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। समझ में आ गया? तो दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन देखिए मेनली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। ओके, क्या क्या है? फर्स्ट वन इज प्री हाइपरटेंशन, सेकेंड वन इज एसेंशियल प्राइमरी और स्टेज 1 हाइपरटेंशन और थर्ड वन इज सेकेंडरी और स्टेज 2 हाइपरटेंशन। क्लियर है? उसके बाद ऐसा कुछ कंडीशन रहता है। देखिए ये हो गया टाइप्स 1, 2 और 3, सीरियल नंबर जो है ये हो गया हमारा बेसिकली टाइप्स। हर जगह में, हर बुक्स में इन्हीं तीनों टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ सिचुएशन ऐसा अराइज होता है जिसको हम वेरियस ऑफ नेम्स में जानते हैं। क्या क्या है? देखिए एक है हमारा मालिग्नेंट और एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, फिफ्थ वन इज द बेनाइन हाइपरटेंशन, सिक्स्थ वन इज द जेस्टेशनल और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PIH। ओके, द सेवेंथ वन इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एट्थ वन इज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एंड द लास्ट वन इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जिसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखिए ये सब सीरियल नंबर 4 से सीरियल नंबर 9 तक ये हो जाता है सिचुएशन। ओके, जो कि बाद में क्रिएट होता है ड्यू टू सम रीजन। लेकिन सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 3 तक ये हो गया बेसिकली टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो हम पहले जानेंगे अबाउट द प्री हाइपरटेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री हाइपरटेंशन? तो दोस्तों प्री का मतलब क्या है? प्री का मतलब है पहले। ओके, प्री का मतलब क्या है? पहले। तो हाइपरटेंशन से पहले जो सिचुएशन अराइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। ओके, तो हाइपरटेंशन बेसिकली हम ब्लड प्रेशर का वैल्यू कितना होने में बोलते हैं हाइपरटेंशन? जब वो ब्लड प्रेशर का वैल्यू 140/90 हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। लेकिन 140/90 से पहले उसको हम क्या बोलेंगे? प्री हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, कुछ बच्चे ऐसे भी पूछेंगे कि क्या हम 120/80 को भी प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोल सकते हैं? जी नहीं, 120 के बाद और 140 से पहले, दैट मीन्स 120 से 139 हो गया सिस्टोलिक एंड 80 के बाद 89 तक डायस्टोलिक। इसको हम क्या बोलेंगे? प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोलेंगे। ओके, जो कि बाद में 139 के बाद क्या आता है? गिनती हम लोग सीखे हैं 140 एंड 89 के बाद 90। यहाँ पे जब टच करेगा मर्क्यूरी तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। क्लियर हो गया? लेकिन 140/90 से पहले दैट मीन्स 120 से लेके 139 तक सिस्टोलिक वैल्यू और 80 से लेके 89 तक डायस्टोलिक वैल्यू अगर आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन भी वही कहता है, इन दिस द सिस्टोलिक बीपी इज 120 to 139 mm of Hg and the diastolic BP is 80 to 89 mm of Hg is known as pre-hypertensive stage। क्लियर है? देन व्हाट इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन? देखिए स्टेज 1 हाइपरटेंशन को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन भी बोलते हैं और स्टेज 1 हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो हाइपरटेंशन है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, इट कैन बी क्लासिफाइड एज ए सिस्टोलिक बीपी बिटवीन 140 to 159 mm of Hg and the diastolic BP is between 90 to 99 mm of Hg। ठीक है, अगर 140/90 हो गया, आप लोगों में से जितने भी CHOs हैं उनको पता होगा, CHOs में एक आता है हमारा NCD। ओके, NCD में हम क्या बोलते हैं? हम NCD स्क्रीनिंग किसको करते हैं? जिनका BP 140/90 से ज़्यादा है, 140/90 और उससे ज़्यादा है, उसको NCD कैटेगरी में हम लाते हैं। उसके बाद जब हमारा RBS 140 mg/dl हो जाता है, उन लोगों को भी हम NCD के कैटेगरी में लाते हैं। उनका स्क्रीनिंग होता है, उनका CBAC
फिलअप होता है, ये सब लोगों को पता है जो लोग CHOs हैं। ओके, दैट मीन्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं। ठीक है, तो ये जो एसेंशियल और प्राइमरी और स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, इसको हम कब बोलेंगे स्टेज 1 हाइपरटेंशन? जब हमारा BP 140 के वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा और कहाँ तक? 159 तक, और डायस्टोलिक भी वही है, 90 को क्रॉस करके 99 तक। ठीक है, 140/90 को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। और जब ये 140 के ऊपर चला जाएगा 150/90, 159/99 तक, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेज 1 हाइपरटेंशन। ओके, स्टेज 1 हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अबाउट सेकेंडरी और स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जिसका मतलब क्या है? इट कैन बी क्लासिफाइड एज ए सिस्टोलिक BP इक्वल टू और ग्रेटर देन 160। देखिए, जब तक वो 159 के अंदर है वो आ जाएगा स्टेज 1 हाइपरटेंशन के अंदर, लेकिन जब वंस वो 159 क्रॉस कर गया, दैट मीन्स 160 और एबोव। ठीक है, 160 और एबोव आ जाएगा उसका सिस्टोलिक BP, और डायस्टोलिक आ जाएगा मोर देन 100, मोर देन और इक्वल टू। ओके, मोर देन और इक्वल टू 100 mm ऑफ Hg। दैट मीन्स जब 160/100 टच कर जाएगा पेशेंट का BP, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि दादाजी आप किस में हो? स्टेज 2 हाइपरटेंसिव स्टेज में पहुंच गए हो। ठीक है, जो हमारा अभी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है NCD के दौरान, जो वेरियस ऑफ ABHWC में वितरण किया जा रहा है, दैट मीन्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भेजा जा रहा है, द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ हाइपरटेंशन, उसमें क्या बोला जाता है कि जब हाइपरटेंशन स्टेज 1 है, तो स्टेज 1 के दौरान अगर पेशेंट का जो उम्र है अगर वो लेस देन 40 है, लेस देन और इक्वल टू 40 है, तो उस स्टेज में स्टेज 1 में हम उसको क्या देंगे? सिर्फ आम्लोडिपिन। ठीक है, क्या देंगे? सिर्फ आम्लोडिपिन 5 mg। अगर पेशेंट का एज मोर देन 40 है तो हम उस स्टेज में उसको क्या देंगे? सिर्फ टेलमीसेट्रोन। ठीक है, जो कि हम बाद में डिस्कशन करेंगे। टेलमीसेट्रोन कितने में आता है? 40 mg में आता है, जो कि हम ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए क्या आप लोग समझ गए कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन किसको बोला जाता है? जब BP 160/100 के पार चला जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलेंगे। ओके, सो बच्चों, देन वी विल डिस्कस अबाउट सम सिचुएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया था सीरियल नंबर 4th से लेकर सीरियल नंबर 9th तक। तो 4th में क्या आ जाता है? मालिग्नेंट और एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। देखिए, सीरियल नंबर 1, 2 और 3 में हम लोग क्या डिस्कशन किए? प्री हाइपरटेंशन, प्राइमरी और स्टेज 1 हाइपरटेंशन, देन स्टेज 2 हाइपरटेंशन। ठीक है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये हो गया हाइपरटेंशन का बेसिक 3 क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम कुछ सिचुएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है मालिग्नेंट और एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। इन दिस द सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन लाइक किडनी इंजरी और एंडोक्राइन डिजॉर्डर। क्या समझे इसमें? कि इसमें जो BP का स्तर है और BP का लेवल है वो सडनली इंक्रीज करेगा, बट ऐसे ही तो इंक्रीज नहीं करता। मैं भी तो खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, खेल रहा हूँ, मेरा तो इंक्रीज नहीं करता। क्यों इंक्रीज करेगा? ड्यू टू एनी डिजॉर्डर, जैसे कि किडनी इंजरी और एंडोक्राइन डिजॉर्डर। ठीक है, एंडोक्राइन डिजॉर्डर और किडनी इंजरी के कारण अगर किसी बंदे का BP सडनली राइज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलेंगे मालिग्नेंट और एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। मालिग्नेंट अगर समझ में भी ना आए ना, तो एक्सेलरेटेड से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल के लौंडे जो हैं वो क्या करते हैं? बाइक राइडिंग अच्छे से करते हैं, उनको पता है कि एक्सेलरेटर क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे जाना पसंद नहीं, एक्सेलरेटर को घुमा दिया, बस हवाई जहाज़ बन गया बाइक। तो हम नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं, अगर एक्सेलरेट करते हैं बाइक को तो क्या होता है? बाइक सडनली एकदम ज़ोर से जाता है। ठीक है हवाई जहाज़ बन जाता है। ठीक उसी तरह BP भी अगर हवाई जहाज़ बन जाए तो उसका एक्सेलरेटर कौन बनेगा? किडनी इंजरी और एंडोक्राइन डिजॉर्डर जितने भी हैं उनके कारण ये सब बनेंगे क्या? एक्सेलरेटर BP का। और जब ये किडनी इंजरी और एंडोक्राइन डिजॉर्डर शुरू हो जाएंगे बॉडी में तो क्या होगा? BP सडनली भागने लगेगा ऊपर की तरफ। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मालिग्नेंट और
एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। देन आता है हमारा क्या, फिफ्थ, बेनाइन हाइपरटेंशन। व्हेन एसेंशियल हाइपरटेंशन रिमेन्स इन इट्स अर्ली स्टेजेस फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ए स्पेसिफिक नोन कॉज, इट इज नोन एज बेनाइन हाइपरटेंशन। देखिए बेनाइन का मतलब क्या है, ये टर्म से हमको समझ में आ जाता है सब कुछ। मालिग्नांट और बेनाइन क्या हो जाता है, मालिग्नांट। मालिग्नांट का मतलब क्या है, डू यू नो अबाउट मालिग्नेंसी? मालिग्नेंसी हम किसको बोलते हैं, अगर हमारा जो कैंसर सेल होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पे और वेरियस ऑफ लोकेशन में वो स्प्रेड करता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, मालिग्नेंसी। वो चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेनाइन, वो जहाँ पे है वहीं रुक जाएगा, उसी कंडीशन में रुक जाएगा, ना तो वो बढ़ेगा, ना तो वो घटेगा, ना तो वो दूसरे किसी लोकेशन पे मालिग्नेंसी करेगा, दैट मीन्स ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, बेनाइन बोलते हैं। दैट मीन्स ये भी वही चीज़ भूल गया कि जो हमारा एसेंशियल और स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, जो कि हमारा 140 से लेके 159 तक और हमारा 90 से लेके 99 तक, ठीक है। इसके अंदर में अगर कोई बीपी रहता है विदाउट एनी कॉज और वो बहुत ही लंबे समय तक टिका रहता है, ना कि उस स्टेज से आगे बढ़ेगा, ना उस स्टेज से नीचे घटेगा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेनाइन हाइपरटेंशन बोलेंगे। ओके, देन आता है हमारा नंबर 6, जिसको हम बोलेंगे PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इन दिस टाइप द सिस्टोलिक बीपी इज 140 एंड द डायस्टोलिक बीपी इज 90 mm of Hg। अरे सर जी क्या बोल गए, ये 140/90 से तो हमारा हाइपरटेंशन स्टेज शुरू होता है। जी हाँ, 140/90 से हाइपरटेंशन का स्टेज शुरू होता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये 140/90 हो गया तो आपकी खैर नहीं। ओके, तो प्रेगनेंसी के टाइम में, दैट मीन्स अभी ये क्वेश्चन भी आता है कि हम उसको PIH और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे। देखिए 20th वीक ऑफ जेस्टेशनल एज के बाद अगर हाइपरटेंशन शुरू होता है, दैट मीन्स 20 हफ्ते के प्रेगनेंसी के बाद अगर सिस्टोलिक बीपी 140 और डायस्टोलिक बीपी 90 mm of Hg तक पहुंचता है और या उससे बढ़ जाता है, तो हम उसको किस कंडीशन में बुलाएंगे, PIH, दैट मीन्स प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों को पता भी होगा 2 कंडीशन अराइज होता है, एक होता है हमारा प्री एक्लाम्पसिया और एक होता है हमारा क्या, एक्लाम्पसिया, ठीक है, जो कि हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल PIH हम किसको बोलेंगे, अगर 20th वीक ऑफ जेस्टेशनल एज से बीपी 140/90 और उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। देन आता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर दैट अफेक्ट्स द आर्टरीज इन द लंग्स एंड एसोसिएटेड विद द लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे हम, पल्मोनरी, दैट मीन्स हमारा जो लंग्स और उससे सराउंडेड आर्टरीज जितने भी है और एसोसिएटेड आर्टरी है और वाल्व्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, उसके अंदर अगर ब्लड का प्रेशर या फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है एक डरपोक बीमारी जिसको हम बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल बंदा या मरीज जिसका ब्लड प्रेशर हम अगर घर में चेक करेंगे, बस में चेक करेंगे, बस स्टेशन में चेक करेंगे, रेलवे स्टेशन में चेक करेंगे, कहीं पे भी चेक कर देंगे तो कितना आएगा, एकदम नॉर्मल। लेकिन जैसे ही वो किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा या हेल्थ फैसिलिटी में पहुंच जाता है ट्रीटमेंट के लिए, सडनली हमारा आप्रन देखते ही उसको क्या हो जाता है, उसका बीपी राइज करने लगता है। ओके, जो वही बंदा जिसको हम घर में चेक किए थे, दूसरे अलग अलग जगह में चेक किए थे, जिसका बीपी कितना था, नॉर्मल था, वही बंदे को अगर हम 1-1.5 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर या कभी भी कोई हेल्थ फैसिलिटी में लेके जाएं और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए या वो किसी आप्रन वाले को या वाले को देख ले तो उसका बीपी सडनली बढ़ने लगता है। इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, वाइट कोट हाइपरटेंशन, क्योंकि हमारा आप्रन वाइट कलर का है, इसीलिए वाइट कलर का आप्रन देखते ही वो बीपी राइज करने लगता है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम उसको, वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके, देन आता है द मोस्ट डेंजरस कंडीशन व्हिच इज नोन एज हाइपरटेंसिव क्राइसिस।
हाइपरटेंसिव क्राइसिस किसको बोला जाता है? अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर का रीडिंग 180/120 mm ऑफ Hg या उससे ज़्यादा पहुंच जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंसिव क्राइसिस व्हिच इज एन मेडिकल इमरजेंसी एंड वी शुड ट्रीट द पेशेंट एज सून एज पॉसिबल। ओके, जैसे ही हमको पता चलेगा कि इस बंदे का बीपी 180/120 mm ऑफ Hg है तो एज सून एज पॉसिबल हम उसको ट्रीट करना चाहिए और रेफ़र कर देना चाहिए। ओके, बिकॉज दिस इज एन मेडिकल इमरजेंसी एंड द पेशेंट नीड्स इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ द कॉजेस और रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन क्यों होता है? देखिए, एनसीडी के दौरान जब हम पेशेंट्स को काउंसलिंग करते हैं या स्क्रीनिंग करते हैं, हम वेरियस ऑफ रिस्क फैक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कुछ लोगों को पता है वो रिस्क फैक्टर के बारे में और कुछ लोगों को पता नहीं है। तो इस क्लास के दौरान हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द रिस्क फैक्टर और एटियोलॉजी और कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन। देखिए दोस्तों, ये जो हाइपरटेंशन का केसेस हैं ये मेनली दो टाइप के रिस्क फैक्टर के कारण होते हैं। द फर्स्ट वन इज द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड द सेकेंड वन इज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। बेसिकली जो लोग एम्स या CHO या वेरियस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन देते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए या CHO के लिए, उनको पता है कई बार क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन और कार्डियक डिजीज और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन और कार्डियक डिजीज। ऐसे क्वेश्चन बार बार हमको देखने के लिए मिले हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर में से कौन सा रिस्क फैक्टर मॉडिफाइबल है और कौन सा रिस्क फैक्टर नॉन मॉडिफाइबल है, इनको जानना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके बाद भी दूसरे कुछ कंडीशन होते हैं जो कि रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ वेरियस ऑफ डिजीज कंडीशन। जैसे कि हम लोग अभी देखें कि हमारा किडनी डिजीज के कारण या एंडोक्राइन डिजॉर्डर के कारण क्या होता है? हाइपरटेंशन राइज करने लगता है। तो ये क्या हो गया? लाइफस्टाइल में इसका कोई रोल नहीं है, तो ये हो गया ड्यू टू द डिजीज कंडीशन। ओके, सो देयर आर सम रिस्क फैक्टर व्हिच आर एसोसिएटेड विथ सम डिजीज कंडीशन, उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल का मीनिंग क्या है? जिसको हम मॉडिफाइबल कर सकते हैं, जिसमें बदलाव कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो लोग CHO से एनसीडी स्क्रीनिंग के दौरान, काउंसलिंग के दौरान, वो लोग ज़रूर पेशेंट को सलाह दे रहे होंगे, एडवाइस दे रहे होंगे कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और क्या है? स्मोकिंग भी एक कॉजेस है, स्मोकिंग भी एक कॉज है फॉर द हाइपरटेंशन। ओके, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें भी BP का मात्रा बढ़ने लगता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? स्ट्रेस और एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक। ओके, देन एक्सेसिव सॉल्ट और कैफीन इंटेक और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज और हाइपरलिपिडेमिया। तो ये सब क्या हो गया? हमारा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हो गया, ठीक है। ओबेसिटी, स्मोकिंग, स्ट्रेस, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, ठीक है। दारू की बोतल सामने रखते ही आराम से क्या एकदम BP लोअर हो जाता है और 2 घूंट अंदर जाने के बाद सारा गम दूर नहीं। तो वो अभ्यास जिसका है वो लोग भी दे आर ऑल्सो वेरी प्रोन टू हाइपरटेंशन। ओके, देन एक्सेसिव सॉल्ट और कैफीन इंटेक और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जिसके कारण क्या होता है? ओबेसिटी होता है और हाइपरलिपिडेमिया। दीज आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। देन व्हाट आर द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर? ये रिस्क के दौरान हो गया ये रिक और ये फैक्टर के बदले हो गया ये क्या? ट्रैक्टर। ये मिस्टेक हो गया ये। ओके, सो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? एजिंग, एज को हम लोग कम नहीं कर सकते। क्या ऐसा कोई दवा है जिसको खाते ही हम लोग सीधा 40 से कितना हो जाएंगे? 20 या 30? ऐसा नहीं हो सकता। तो एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिकल हिस्ट्री, इसको भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद आता है जेंडर, इसको भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग इसको भी मॉडिफाई करने के लिए अभी तक रिसर्च कर रहे हैं। ओके, जेंडर को हटा के वो मेल फीमेल हो जा रहा है, फीमेल मेल हो जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, अपना अपना मन की खुशी है ना। देन आता है
सम रिस्क फैक्टर व्हिच आर एसोसिएटेड विद द डिजीज कंडीशन। ऐसा क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जो कि हमारा HTN को बढ़ा सकते हैं। ओके फर्स्ट आता है हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर, रिनल डिजॉर्डर, एंडोक्राइन सिस्टम डिजॉर्डर, एक्सेसिव स्टेरॉइड इंटेक, जो लोग जिम फिम जाते हैं ओके जिम के दौरान यूज करते हैं क्या स्टेरॉइड, तो एक्सेसिव स्टेरॉइड इंटेक कैन कॉज हाइपरटेंशन, जिसके कारण क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। ओके उसके बाद प्रेगनेंसी, खैर प्रेगनेंसी एक डिजीज कंडीशन नहीं है ओके, ये एक हेल्थ कंडीशन है। ओके ये एक हेल्थ कंडीशन है जिसके कारण बीपी बढ़ सकता है। उसके बाद आता है हमारा क्या, आर्डेनल ग्लैंड डिजॉर्डर और कंस्ट्रिक्शन ऑफ एरोटा। अगर एरोटा में कंस्ट्रिक्शन हो जाए, ब्लड का फ्लो ठीक नहीं रहेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो दीज आर सम रिस्क फैक्टर व्हिच आर एसोसिएटेड विद द डिजीज कंडीशन। तो अगर हाइपरटेंशन होता है तो साइन एंड सिम्टम क्या देखने के लिए मिलेगा, हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये बंदा को या बंदी को बीपी बढ़ गया है। तो समटाइम्स में बी एसिम्टोमेटिक। ओके ए का मीन्स क्या है, एब्सेंस ऑफ सिम्टम, दैट मीन्स कोई लक्षण दिखेगा नहीं। अगर हाइपरटेंशन होता है तो जनरली कोई सिम्टम सडनली ऐसे बाहर नहीं आता। जिसको हाइपरटेंशन है या बीपी बढ़ चुका है वो सडनली पता नहीं कर सकता, इसीलिए इसको और क्या बोला जाता है, साइलेंट किलर। ओके ये नोट करके रखिए, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन को, साइलेंट किलर। क्यों, समटाइम इट्स एसिम्टोमेटिक, इसका कोई सिम्टम नज़र नहीं आता। देन कॉमन कॉज क्या क्या है, लोग बोलेंगे सर दुख रहा है, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ऐसा लग रहा है धुंधला धुंधला दिख रहा है, डिजीनेस होता है, टिनाइटस होता है, टिनाइटस मतलब हाथ पैर में झंझनाहट हो जाना। उसके बाद नाक से खून निकलता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज नोन एज एपिस्टैक्सिस। ओके ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज होता है, एपिस्टैक्सिस होता है। उसके बाद और क्या होता है, ड्राउजीनेस और कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद क्या होता है, नोजिया और वोमिटिंग भी कभी कभी होने लगता है। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम जो कि हमारा हाइपरटेंशन या बीपी बढ़ने के बाद दिखने लगता है। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। ओके थोड़ा गला ख़राब है, जुकाम भी हो गया है ठंडी का मौसम है, तो ठीक है थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो देखेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी किसका, बीपी राइज होने का पैथोफिजियोलॉजी। तो भाई साहब बीपी राइज कैसे होगा, अगर बीपी लो में होगा तभी तो राइज करेगा। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन के या किसी भी कारण से अगर बीपी कम हो जाता है, दैट मीन्स लो हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, चेंजेस इन आर्टेरियोलर बेड सिस्टोमेटिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी भी कारण के दौरान अगर वास्कुलर रेजिस्टेंस में चेंजेस आता है तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन सच एज किडनी जैसे ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो डिक्रीज करता है। ओके जब किडनी में ब्लड का फ्लो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, सोडियम का लेवल क्या होगा, फॉल करेगा। ठीक है, सोडियम का लेवल डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है ना, देखिए फिर भी और एक बार बोल देता हूँ मैं, कोई भी कारण से ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर अगर आर्टेरियोलर बेड में चेंजेस होता है तो क्या होगा, बीपी फॉल करेगा। ठीक है, बीपी जब फॉल करेगा तो ब्लड फ्लो कहाँ पे कम होगा, इंटरनल ऑर्गन में कम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि किडनी। ओके तो किडनी में अगर बीपी फॉल करता है तो क्या होगा, हमारा जो रीनल का सोडियम लेवल है, ओके ब्लड सोडियम लेवल, वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके तो जब ब्लड सोडियम लेवल डिक्रीज करेगा तो सडनली क्या होगा, रेनिन सीक्रेट होगा, कहाँ से, किडनी से। ओके और रेनिन सीक्रेशन होते ही वो क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। व्हाट इज एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन इज एन प्लाज्मा। ओके एंजियोटेंसिनोजेन क्या है, ये एक प्लाज्मा है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ब्लड में प्रेजेंट रहता है, लेकिन प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, लीवर में। ठीक है, लीवर में प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है और प्रेजेंट कहाँ पे होता है,
ब्लड में प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो किडनी में ब्लड का लेवल कम होने के दौरान जो सोडियम का लेवल फॉल करेगा, वो सोडियम फॉल करते ही किडनी क्या प्रोड्यूस करेगा, रेनिन प्रोड्यूस करेगा। वो रेनिन क्या करेगा, ब्लड में जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। देखिए ये सारे जो टर्म है ना, इसको आप अभी समझ लीजिए, क्योंकि जब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तब आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि कौन कौन सी पॉइंट्स में बीपी इंक्रीज कर रहा था, या बीपी इंक्रीज करने के लिए कौन कौन सी पॉइंट रेस्पॉन्सिबल हैं। ओके, फर्स्ट कौन रेस्पॉन्सिबल है, रेनिन। ठीक है, अगर रेनिन प्रोड्यूस नहीं होता या इसके एक्शन को ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर रेनिन प्रोड्यूस नहीं होगा या इसके एक्शन को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो भी गया तो इसको हम अगर इसके एक्शन को एंजियोटेंसिन 1 के एक्शन को ब्लॉक कर देंगे तो एंजियोटेंसिन 2 क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो ये सब फैक्टर आप याद रखिए कि कौन कौन सी पॉइंट में बीपी बढ़ता है। खैर, तो जब रेनिन के द्वारा एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टेड हो गया किस में, एंजियोटेंसिन 2 में। क्यों, बाय द ACE। ACE क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, लंग्स में प्रोड्यूस होता है। ओके, तो हम यहाँ पे अगर ACE इसको अगर हम इनहिबिट कर दें तो भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, जो कि काम आएगा द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन क्लास में। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग्स में प्रोड्यूस होता है, उसके कारण क्या हो गया, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करेगा, फिर स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ अल्डोस्टेरॉन फ्रॉम द एडेनल कोर्टेक्स। आपको पता है एडेनल कोर्टेक्स है हमारा एडेनल ग्लैंड में, वहाँ से क्या सिक्रेशन होता है, अल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 हमारा एडेनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करके वहाँ से अल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन को बढ़ा देगा, और जैसे ही अल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन होगा तो वो क्या करेगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन शुरू कर देगा। ठीक है, और सोडियम और वाटर का रिटेंशन शुरू होते ही क्या होगा, वासोकंस्ट्रिक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करते ही ब्लड प्रेशर एकदम हवाई जहाज बन के चलेगा ऊपर। क्लियर हो गया। तो ये जो पैथोफिजियोलॉजी है बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, रास। क्या बोलते हैं, रास बोलते हैं। दैट मीन्स रेनिन, एंजियोटेंशन, अल्डोस्टेरन सिस्टम। ओके, अल्डोस्टेरन सिस्टम। क्लियर है। रेनिन पहले क्या हुआ, किडनी से सिक्रेशन हुआ, किडनी से सिक्रेशन होते ही वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 1 ACE और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ, और एंजियोटेंसिन 2 क्या हुआ, हमारा एडेनल कोर्टेक्स से अल्डोस्टेरॉन को सिक्रेशन करवाया। अल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन होते ही हमारा सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाया। देन उसके बाद वासोकंस्ट्रिक्शन होके हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस में इंक्रीज हुआ, और उसके बाद बीपी बढ़ गया। तो ये था बेसिकली बीपी कैसे बढ़ता है। ओके, बीपी कैसे बढ़ता है, इसका पैथोफिजियोलॉजी था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट। तो दोस्तों मैनेजमेंट भी 2 मेथड में होता है, एक होता है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एक होता है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स क्या है, दवाई दे के हम कैसे बीपी को मैनेज कर सकते हैं, दिस इज नोन एज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, हम डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा कैसे बीपी को ठीक कर सकते हैं, वो होता है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ जानना है नहीं। खैर ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग CHO में पोस्टेड हैं उनको पता है कि हम लोगों को क्या क्या एडवाइस देते हैं। अपना डाइट दैट मीन्स
हम ऑयली वाला डाइट नहीं खाएंगे, स्पाइसी मसाला फूड नहीं खाएंगे, ओके। और क्या बैलेंस डाइट लेंगे, उसके साथ स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब क्विट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, जो कि 3 और 4 क्लास होगा। तो वो क्या कहलाएगा वो क्लास, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ओके। सो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। खैर काफ़ी दिनों के बाद क्लास किया हूँ, वैसे टाइम नहीं मिलता, ओके। जब याद आता है आप लोगों का एक क्लास कर लेता हूँ मैं। खैर अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगा अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।